नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जबलपुर के बरगी डैम में हुए उस बेहद दर्दनाक क्रूज हादसे की गहराई में जाएंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन सिस्टम वाली कमियों और खामियों को समझेंगे जो इस पूरी घटना के पीछे छिपी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मेरे लिए प्रार्थना करो। जहाज डूब रहा है, पानी अंदर आ गया है। ये एक मां का आखिरी और दिल दहला देने वाला फोन कॉल था। सोचिए, एक पल में आप एक खुशहाल पारिवारिक छुट्टी मना रहे हैं और अगले ही पल वो जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाती है। ये शब्द हमें बताते हैं कि स्थिति कितनी भयानक रही होगी। अब इस हादसे की असल मानवीय कीमत को समझने के लिए हम एक ऐसे दृश्य पर नजर डालेंगे जो सच में किसी का भी दिल तोड़ दे। जब रेस्क्यू टीम के गोताखोर पानी की गहराइयों में उस डूबे हुए क्रूज तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने एक मां और उसके 4 साल के छोटे से बेटे को एक ही लाइफ जैकेट में एक साथ बंधे हुए पाया। वो मां का अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे को बचाने का आखिरी हताश प्रयास था। ये भावनात्मक गवाही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा। इस गहरे दुख से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो चेतावनियों की एक पूरी टाइमलाइन सामने आती है, जिन्हें पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया गया। अब इस टाइमलाइन को देखिए। दोपहर 4 बजे बोट एकदम सामान्य मौसम में निकलती है, लेकिन शाम 5:30 बजते बजते तेज हवाएं चलने लगती हैं। किनारे पर खड़े लोग कैप्टन से वापस लौटने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। और फिर शाम 6 बजे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर नाव पलट जाती है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक रूटीन टूरिस्ट राइड एक भयानक आपदा बन गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के डेटा में साफ था कि हवा की गति 60 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही गंभीर अलर्ट था। लेकिन बोट ऑपरेटरों ने इस मौसम संबंधी डेटा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतलब सोचिए, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई अलग अलग चेतावनियां दी गई। मौसम की रिपोर्ट थी, किनारे पर खड़े गांव वाले हाथ हिला हिलाकर बोट को वापस बुलाने का इशारा कर रहे थे। यहां तक कि बोट पर मौजूद डरे हुए यात्री भी कैप्टन से वापस चलने की भीख मांग रहे थे। इन तमाम अर्ली वार्निंग्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और नाव को आगे ले जाया जाता रहा। मौसम तो खराब था ही, लेकिन इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्रूज के अंदर की जानलेवा लापरवाही थी। आइए सेफ्टी में हुई उन बड़ी चूकों को देखते हैं। कागजी नियमों और जमीनी हकीकत का ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। ऑफिशियल प्रोटोकॉल कहता है कि बोट पर चढ़ने से पहले ही सबको लाइफ जैकेट पहननी होगी, ये मैंडेटरी है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि लाइफ जैकेट्स पैक करके रखी हुई थीं और उन्हें तब अफरा तफरी में बांटा गया जब नाव पहले से ही डूब रही थी। अब जरा पैसेंजर लोड पर ध्यान दीजिए। कागजों के हिसाब से सिर्फ 29 टिकट बिके थे और 2 क्रू मेंबर थे। लेकिन जो लोग जिंदा बचे हैं, उनके दावों के मुताबिक बोट पर असल में 40 से 47 लोग सवार थे। ये ओवरक्राउडिंग का सीधा सीधा मामला है और जाहिर है इसी भारी भीड़ की वजह से तेज लहरों में नाव ने अपना बैलेंस खो दिया होगा। और इस सेफ्टी प्रोटोकॉल के टूटने का सबसे खौफनाक नतीजा ये हुआ कि सेफ्टी इक्विपमेंट कम पड़ गए। उसी कमी के चलते जिस मां और 4 साल के बच्चे की हमने पहले बात की थी, उन्हें एक ही लाइफ जैकेट शेयर करनी पड़ी। एक लाइफ जैकेट 2 लोगों का वजन कैसे संभाल सकती है? इसी भयानक सच ने उनकी किस्मत तय कर दी। नाव पलटने के बाद भी बुरा सपना खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसमें भी सिस्टम की बहुत बड़ी कमियां सामने आईं। इस टेबल पे नजर डालिए, इसमें रेस्क्यू की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ वो स्थानीय गांव वाले थे जिन्होंने बिना समय बर्बाद किए किनारे से रस्सियां फेंकी और तुरंत कई लोगों की जान बचा ली। और दूसरी तरफ हमारी ऑफिशियल टीम्स, जिन्हें पहुंचने में काफी देर हुई, उनके पास बैकअप नावें कम थी और पूरी रात अंधेरे की वजह से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा। तो आखिर इमरजेंसी रिस्पांस में इतनी देरी क्यों हुई? ये इसलिए हुआ क्योंकि लॉजिस्टिक्स की हालत बहुत खराब थी। नाव सिर्फ 300 मीटर दूर पलटी थी, लेकिन घने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। नदी का तल पथरीला था और पानी बहुत गहरा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास वहां तुरंत मदद भेजने के लिए कोई बैकअप नाव मौजूद ही नहीं थी। इस पूरे हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? प्रशासन का जो शुरुआती बयान आया वो कुछ ऐसा था कि ये एक दुखद घटना है, एक प्राकृतिक आपदा है और जांच के बाद कारणों का पता चलेगा।
अब हम यहाँ निष्पक्ष रूप से अगर देखें तो इस बयान ने पूरी घटना को बस मौसम पर थोपने की कोशिश की और इसी बात ने जीवित बचे लोगों और पीड़ित परिवारों के मन में भारी गुस्सा पैदा कर दिया। पीड़ित परिवार और इस हादसे से बचे हुए लोग इस प्राकृतिक आपदा वाले तर्क को बिल्कुल नहीं मानते। उनका साफ कहना है कि उनके अपनों की जान मौसम की वजह से नहीं गई है, बल्कि ओवरक्राउडिंग, अनसुनी की गई चेतावनियों और मुनाफे के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज किए जाने की वजह से गई है। ये सीधा सीधा सिस्टम की लापरवाही का मामला है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस भयानक त्रासदी के बाद सच में कोई बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा? क्या किसी की जवाबदेही तय होगी, या फिर ये सारी चेतावनियां और ये सारे आंसू नर्मदा के पानी में ऐसे ही बह जाएंगे और हम फिर से किसी नए हादसे का इंतजार करेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।